हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्शन मशीन कि सक्शन मशीन क्या होती है और इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी नई वीडियो। सक्शन मशीन और एस्पायरेटर और ट्रैकियोस्टोमी केयर डिवाइस यूज फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ए पर्सनस एयरवे। जो पर्सन की या फिर किसी भी पेशेंट की जो एयरवे होती है उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। ऑब्स्ट्रक्शन हमारे किसी भी चीज़ का हो सकता है, या फिर कोई सलाइवा, ब्लड, सिक्रीशन, कुछ भी हो सकता है। या फिर जैसे कोई ब्लड है या फिर जो म्यूकस है, कुछ भी क्या होता है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो उसी को हम लोग क्लीन करने के लिए सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। The machine uses suction to pull out mucus, saliva, blood secretion or other fluids, cleaning the airway for easing breathing। तो वही चीज़ हो गई इसमें भी। सक्शन मशीन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, जो म्यूकस, सलाइवा, ब्लड सिक्रेशंस और कोई भी फ्लूइड होता है उसको क्लीन करने के लिए करते हैं। जैसे जो हमारी एयरवे है उसमें क्या करते हैं, अगर वो क्लीन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है वो क्या होगा, बहुत ही ईजिली स्मूथली क्या होगा वो चलता रहेगा। अब उसमें कोई म्यूकस जम जाता है तो फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हमारी एयरवे क्या होती है वो थिक हो जाती है। इसलिए हमारा जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस होता है वो सही से नहीं हो पाता, उसमें डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सक्शन मशीन। सक्शन मशीन की एक डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। इन मेडिसिन डिवाइस और आर समटाइम्स नेसेसरी टू क्रिएट सक्शन। Suction may be used to clean the airway of blood, saliva, vomit or other secretion so that a patient may breathe. Suction can prevent pulmonary aspiration which can lead to lung infection. In pulmonary hygiene, suction is used to remove fluids from the airway to facilitate breathing and prevent growth of microorganisms। तो सक्शन मशीन का हम लोग यूज़ यही करते हैं, कुछ भी हो, सलाइवा हो, ब्लड सिक्रेशन हो, कोई भी फ्लूइड हो, म्यूकस हो, उसको क्या करते हैं हम लोग क्लीन करते हैं। अब जैसे ये भी चीज़ हो गई कि अगर हम लोग क्या करेंगे, उसे क्लीन नहीं करेंगे तो उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा और ग्रोथ करता जाएगा। वो ग्रोथ होता जाएगा तो उसमें हम लोगों को क्या होगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आने लगेगी। अब कोई भी चीज़ है, अब वो क्या होगी, अब बहुत ज़्यादा नैरोइंग होती जाएगी, नैरो होती गई। नैरो क्यों होगी, बिकॉज उसमें म्यूकस क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा, इसलिए वो नैरोइंग हो जाएगी। नैरोइंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस सही से वर्क नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल की तरह हम एक पाइप लेते हैं, पाइप लेने के बाद उसमें हम क्या करें, वाटर का सिक्रीशन करें। तो जब उसमें कोई भी चीज़ क्या होगी, स्टोर नहीं होगी, वो पूरा क्या होगा, पाइप से पानी का सिक्रेशन बिल्कुल ईजिली होता जाएगा। फिर हम लोग क्या करें, उस पाइप के जो सराउंडिंग में क्या करें, एक और लेयर बना दें, किसी पाइप की बना दें या फिर किसी भी, जैसे मतलब हो गया कि किसी पाइप की भी बना सकते हैं, या फिर एक तरफ से मान ही लेते हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, उसी के इक्वल एक और लेयर सराउंड हो गई पाइप के अंदर। तो फिर क्या, हम लोग पानी जब डालेंगे तो उसका जो क्या होगा, सिक्रीशन जो भी है, फिर उसका क्या होगा, वो बहुत धीमे धीमे होगा और इजली नहीं भी हो पाएगा, जल्दी भी नहीं हो पाएगा और इजी भी नहीं रहेगा। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, एयरवे होता है। अब उसमें क्या होगा कि अगर म्यूकस हमारे जम गया तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का जो ब्रीथिंग प्रोसेस होगा वो नॉर्मली वर्क नहीं कर पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सक्शन मशीन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमारी जो सक्शन मशीन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक पोर्टेबल सक्शन मशीन होती है एंड सेकेंड होती है नॉन पोर्टेबल सक्शन मशीन, जिसको हम लोग वॉल सक्शन मशीन भी कहते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोर्टेबल सक्शन मशीन क्या होती है। तो पोर्टेबल सक्शन मशीन हमारी वो होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं तो उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग पेशेंट का सक्शन कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल सक्शन मशीन होती है, वो ज़्यादातर हम लोग होम विजिट पे यूज़ करते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई घर का ही मेंबर है और ये प्रोसेस करना चाह रहा है कि, तो वो हम लोग पोर्टेबल सक्शन मशीन से भी
कर सकते हैं। और ये भी जो सक्शन डिवाइस से जो हम लोग प्रोसीजर ये करते हैं, ये बिल्कुल इजी नहीं होता है। इसको बिल्कुल भी आप लोग इजी वे में मत लें, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। बिकॉज इसको हम लोग टेक्योस्टोमी जो हम लोगों की जो पड़ी होती है यहाँ पे नेक पे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इसका सक्शन अंदर इसकी ट्यूब डालते हैं कैथेटर की, तब जाके हम इस प्रोसीजर को और सेक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये कोई भी इजी मतलब प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस की तरह ये इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो अब देखते हैं नॉन पोर्टेबल में क्या होता है। नॉन पोर्टेबल जो हमारी अधिकतर होती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में होती हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन का पाइप जाता है एक, उसी तरह एक इसका भी वहाँ पे डिवाइस लगी रहती है, वही हम लोग क्या करते हैं नॉन पोर्टेबल करते हैं। उसी में मतलब उसी में क्या होता है कि प्रेशर बनाकर और फिर ट्रेकियोस्टोमी में डाल करके फिर हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग ये भी देख लें कि ट्रेकियोस्टोमी क्या होती है, ठीक है। तो मतलब साइट्स ऑफ सक्शनिंग देख लेते हैं। तो जो हमारी साइट्स ऑफ सक्शनिंग होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है नेज़ोफेरेंजियल। जो हमारी नेज़ोफेरेंजियल होती है वो हमारी बाय नोज़ होती है। हम लोग नोज़ में क्या करते हैं, यहाँ से कैथेटर ट्यूब डाल के फिर हम लोग सेक्शनिंग करते हैं, और ये हमारी सिर्फ 10 सेकेंड की होती है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। इससे ज़्यादा हम लोग इसमें सेक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। ओरोफेरेंजियल सेक्शनिंग होती है, ये भी हमारी 10 सेकेंड की होती है, इससे ज़्यादा हम लोग इसमें सेक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। ओरोफेरेंजियल को हम लोग गुड्डल एयरवे भी कहते हैं। ओरोफेरेंजियल को हम लोग दूसरे नाम से जो जानते हैं वो क्या है, गुड्डल एयरवे। ये ओरोफेरेंजियल क्या होता है, इसको हम लोग बाय माउथ, ये जो सक्शनिंग करते हैं वो हमारे बाय माउथ होती है। कौन सी, ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग। फिर हमारी आती है इंडोट्रैकियल सक्शनिंग। ये हमारी ईटी ट्यूब होती है उसके थ्रू होती है, और जो इंडोट्रैकियल सक्शनिंग होता है वो हमारा क्या होता है 10 to 15 सेकेंड होता है। इसको हम लोग 10 to 15 सेकेंड कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट वन आता है ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग। तो फिर इसमें क्या होगा हमारा, इसको ट्रैकियोस्टोमी जो ट्यूब पड़ी होती है उसके थ्रू हम लोग ये सेक्शनिंग करते हैं। ये भी हमारी 10 to 15 सेकेंड की होती है। तो इसको हम लोग जैसे नेज़ो और ओरोफेरेंजियल है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आता है। नेज़ो एंड ओरो वो हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक सक्शनिंग में आता है। सेकेंड हमारा इंडोट्रैकियल एंड ट्रैकियोस्टोमी वो क्या होता है लोअर रिस्पायरेटरी, उसमें क्या आता है लोअर, यूज फॉर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, ये हमारा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आता है। देन फिर ये भी चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कोई हम मतलब एक हो गया कि फिजिशियन हो गया, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, उसने दोनों सेक्शनिंग उसने प्रिस्क्राइब करी, ओरल एज वेल एज नेजल सेक्शन क्लाइंट, तो क्या होता है कि हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है माउथ, ठीक है। अगर फिजिशियन ने हमसे कहा कि आपको सेक्शन करना है, ठीक है, ओरल करिए चाहे नोज से करिए, मतलब नेज़ोफेरेंजियल करिए या फिर ओरोफेरेंजियल करिए, सेक्शन दोनों में से आप किसी में भी कर रहे हैं, तो इसमें से हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, ओरोफेरेंजियल को, ठीक है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पोर्टल सक्शन मशीन का एक डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि जो पाइप है वो हमारा एक मशीन में अटैच होता है, जो दूसरा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं उसमें कैथेटर अटैच करके ट्रैकियोस्टोमी में क्या करते हैं डालते हैं। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो ट्रैकियोस्टोमी में हम लोग कैथेटर को डालते हैं वो 12 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, सिर्फ 12 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डीप होगा तो क्या होगा, जो हमारा ब्रोंकस होता है वो क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, ब्रोंकस हमारा इंजर्ड हो सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर ही डीप होना चाहिए हमारा कैथेटर।
फिर हमारा आता है व्हाट आर सक्शन मशीन एस्पायरेटर यूज फॉर। हम लोग सक्शन मशीन का यूज़ कैसे करते हैं, फिर ये चीज़ देखते हैं। सक्शन मशीन यूज इन द होम आर यूजली फॉर हेल्पिंग पीपल विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो पहले भी हम लोग ये चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा जो म्यूकस क्लॉट है या फिर ब्लड क्लॉट है या फिर सलाइवा एक्सेट्रा, जो भी हम लोगों की एयरवे में क्लॉट है, अगर हम लोग उसे क्या करेंगे, सक्शन डिवाइस के थ्रू उसको बाहर एक्सेल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। व्हेन ए पेशेंट और एन एल्डरली कैन नॉट क्लीन द लंग्स एंड एयरवे ऑफ म्यूकस और सीरम एंड एस्पिरेटर इज यूज टू सक आउट द फ्लूइड्स। तो जो हमारे सक्शन डिवाइस होती है उसमें क्या करते हैं, एक जो हमारा कंटेनर होता है, जो हमारा जो सक्शन करके जो हम लोग फ्लूइड को निकालते हैं वो हमारा कंटेनर में आ जाता है। कंटेनर से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोजल कर देते हैं। तो इसमें यही दे रखा है कि हम लोग को क्या करना है कि उस पेशेंट है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है, उसका हमें जो एयरवे है उसको क्लीन करना है। म्यूकस जो भी इकट्ठा है या फिर ब्लड कुछ भी है उससे हम लोग को क्या करना है, क्लीन करना है। किसके द्वारा, सक्शन डिवाइस के थ्रू। ट्रैकियोस्टोमिक एयर इन्वॉल्व्स यूज टू सक्शन मशीन फॉर रिमूवल ऑफ secretion from the trachea, nasopharynx and oropharynx, thereby maintaining hygiene of the trachea। ये वही आ गई बात कि जो मैंने पहले बताई थी कि इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रैकिया, नासोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स में हमारा नोज़ आ जाएगा, ओरोफेरिंक्स में माउथ आ जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया जो ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा ट्रैकिया। फिर देयर बाय मेंटेनिंग हाइजीन ऑफ द ट्रैकिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये आती है यहाँ पे कि जो हम लोग कैथेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए, ठीक है। पूरा हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्टेरिलाइजेशन, बिकॉज हम लोग जो भी कैथेटर है ट्रैकियोस्टोमी के अंदर क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, ठीक है, अंदर इंजेक्ट करते हैं, और पूरा अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाएगा तो वो अंदर जाके क्या करेगा, वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए हमें पूरा प्रिकॉशंस के साथ स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, देन हमें इस प्रोसीजर को स्टार्ट करना चाहिए। सक्शन मशीन में ऑल्सो बी यूज्ड इन केसेस व्हेन समवन हैज़ अ मॉइस्ट कफ एंड कैन नॉट क्लीन सिक्रीशन फ्रॉम द थ्रोट इफेक्टिवली। अब हम लोग इसको क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अगर कोई केस है जो मॉइस्ट कफ है, बहुत सारा कफ क्या हुआ है, क्लॉट हो रखा है, और जो हमारा सिक्रीशन है वो भी क्लीन नहीं है थ्रोट में, तो फिर इसलिए हम लोग इस प्रोसीजर को करते हैं क्योंकि हम लोग उसे इफेक्टिवली क्लीन कर सकें और रिस्पायरेशन में उसको क्या हो, ईजी हो। Some of these respirators have adjustable vacuum pressure needed, especially when working with children or the elderly। हम लोग को क्या करना है, जब हम लोगों ने जो हम लोग के पास सक्शन डिवाइस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैथेटर को वहाँ पे लगा देते हैं, आगे ट्यूब रहती है वहाँ पे कैथेटर को लगा देते हैं। अभी हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैथेटर होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं सक्शन डिवाइस में, ठीक है। अब हमने क्या किया, कैथेटर को आगे लगा दिया, फिर हमारा क्या होता है कि उसमें कैथेटर को लगने के बाद हमारे दो मतलब क्या होता है, विथ थंब कैथेटर, उसको हम लोग थंब कैथेटर के साथ वाला जो कैथेटर होता है वो यूज़ करते हैं, तो हमें इस प्रोसीजर को करने में थोड़ी सी इजी होता है, ठीक है। तो फिर कैथेटर लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका वॉक्यूम प्रेशर जो होगा उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। वॉक्यूम प्रेशर जब क्रिएट हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका जो भी म्यूकस होगा उसको बाहर की तरफ, जो हमारा थंब होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग दबाएंगे, दबाने पे वो बाहर आएगा। बाहर आने के बाद फिर हम लोग 12 सेंटीमीटर डीप डालेंगे, सिर्फ 12 सेंटीमीटर ही डीप डालेंगे ट्रैकियोस्टोमी में कैथेटर को, फिर उसको बाहर निकालेंगे। फिर उसी तरह हमारा म्यूकस भी बाहर आने लगेगा, जो कि आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ म्यूकस बाहर आ रहा है और हमारे कंटेनर में स्टोर हो रहा है।
कंपोनेंट ऑफ सक्शन मशीन। अब हमारे जो सक्शन मशीन के कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सक्शन पंप होता है, कनेक्शन होता है, पेशेंट ट्यूब होता है, फिर डिस्पोजल ट्यूबिंग होते। पेशेंट ट्यूब हमारा वो हो गया जो हम लोग जो पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी में डाल के फिर म्यूकस को बाहर सिक्रीट करते हैं, वो हमारा हो गया पेशेंट ट्यूब। डिस्पोजल ट्यूब जो हमारे कंटेनर में जाके मतलब कंटेनर में लगा होता है, जो हमारा सिक्रीशन उस मतलब पेशेंट ट्यूबिंग से कंटेनर तक जो जाता है वो डिस्पोजल ट्यूब हो गया। डिस्पोजल कंटेनर जो होता है जिसमें हमारा सिक्रीशन स्टोर होता है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, पावर कोड होता है और बैक्टीरिया फिल्टर होता है। तो जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है क्योंकि जो बैक फ्लो होता है, जो भी हम लोग पेशेंट का जो भी म्यूकस है, सिक्रीशन है, वो हम लोग निकाल रहे हैं, बैक फ्लो हो रहा है, वापस आ रहा है और कहाँ पे स्टोर हो रहा है? कंटेनर में जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बैक्टीरिया फिल्टर लगाना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को उससे कुछ हार्म ना हो, क्योंकि हम लोग इस प्रोसीजर को कर रहे हैं एज अ नर्स। क्या करते हैं हम लोग? इस प्रोसीजर को करते हैं, ठीक है। तो उस मतलब उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम लोगों को कोई भी हार्म ना हो, इसलिए 1 वीक में बैक्टीरिया फिल्टर को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पर्पस क्या होते हैं सक्शनिंग डिवाइस के। क्लीन एयरवे को क्लीन करने के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करने के लिए, म्यूकस को रिमूव करने के लिए, ब्लड एंड डिस्चार्ज को रिमूव करने के लिए हम लोग सक्शनिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ कैथेटर। अब देखते हैं कि जो हम लोग सक्शनिंग डिवाइस की जो ट्यूब होती है उसमें कौन सा कैथेटर लगा के सक्शनिंग करें तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होगा। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ कैथेटर होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट होता है प्लेन सक्शन कैथेटर, सेकंड होता है टी कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर, देन हमारा लास्ट होता है वाई कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर। तो जो हमारा प्लेन सक्शन कैथेटर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फिर बट जो प्लेन सक्शन कैथेटर होता है उसको हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं बिकॉज़ इसको हमें अटैच करने के लिए एक पिन की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे सक्शन कैथेटर को अटैच करती है हमारे सक्शन डिवाइस से। और जो प्लेन सक्शन कैथेटर होता है हमारा वो 40 नंबर का होता है, मतलब 14 नंबर का वो होता है। फिर हमारे जो टी एंड वाई कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? ये टी कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर एंड वाई कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर हमारे क्या होते हैं? बोथ थंब कंट्रोल होते हैं। इनको क्या करते हैं हम लोग थंब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारा प्लेन सक्शन कैथेटर होता है उससे हम लोग को थंब कंट्रोलर बनाना पड़ता है, उसमें थंब कंट्रोल होता नहीं है। और हमारे टी और वाई कनेक्टर टाइप सक्शन कैथेटर में ये दोनों हमारे ऑलरेडी थंब कंट्रोल होते हैं, इसलिए टी कनेक्टर एंड वाई कनेक्टर को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सक्शन करने में। फिर हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि पोजीशन, अगर हम किसी पेशेंट का सक्शन कर रहे हैं तो हमें उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है जो इफ़ेक्टिवली हो। तो पहले तो ये देखते हैं कि अगर जो हमारा पेशेंट है वो बिल्कुल कंफर्ट है, उसको कहीं भी कोई पेन नहीं है या फिर कोई भी इंजरी नहीं इंटरनल या एक्सटर्नल, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि सेमी फ्लोरर एंड फ्लोरर पोजीशन देते हैं। इवन हम ये भी देखना पड़ता है हम लोगों को कि जो हमारा पेशेंट है वो मतलब अगर प्रॉपर है, अगर वो बैठ सकता है, ठीक है, या फिर उठ सकता है, उसे इन सब चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तभी उन्हें सेमी फ्लोवर एंड फ्लोवर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, वरना हम उन्हें ये पोजीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। वैसे तो सबसे ज़्यादा इस प्रोसीजर को करने के लिए इफ़ेक्टिवली होती है सुपाइन पोजीशन, मतलब फ्लैट पोजीशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम लोग पेशेंट को सुपाइन और फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करके ये प्रोसीजर कर सकते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ही ये इफ़ेक्टिव होने वाला है। जो हम लोग कैथेटर यूज़ कर रहे हैं वो ट्रैकियोस्टोमी में अंदर डालकर
यूज़ करते हैं, और अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया तो वो जाके वहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकता है, और इससे पेशेंट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कैथेटर को लेते हैं उसको देख लेते हैं कि कौन सा कैथेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि पहला कोई और कैथेटर लिया देन कोई और कैथेटर लिया, पहले ही उसको डिसाइड करना है, फिर ही हम लोगों को पहले क्या करेंगे, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ हम लोग को कौन सा कैथेटर यूज़ करना है, फिर हम लोग इस प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, मेन स्टेरिलाइजेशन। जो भी हम लोग कैथेटर ट्रैकियोस्टोमी में डालते हैं उसको बिल्कुल स्टेरिलाइज ही करके रखना है, ठीक है। उसको ये नहीं कि हाँ ग्लव्स हम लोगों ने नहीं पहने स्टेरिलाइज वाले और अपने ऐसे ही हाथ से उसको टेस्ट कर लिया फिर वही ट्रैकियोस्टोमी में डाल दिया, नो। हम लोग को ग्लव्स पहनना है, देन हम लोग उसको ओपन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसको ट्रैकियोस्टोमी में डाल के फिर हम लोग सेक्शनिंग करना स्टार्ट करेंगे। और फिर हमारा आता है कि जो भी सेक्शन प्रोसीजर होता है, चाहे हम पोर्टेबल डिवाइस से करें या फिर नॉन पोर्टेबल डिवाइस से करें, वो क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिवली होना चाहिए। प्रोसीजर जो साइंटिफिक होता है वही प्रोसीजर फॉलो करके हमें इस मेथड को करना चाहिए। और जो भी every time to use new section catheter or not to use the usable catheter। जो भी हम लोग को क्या करना है, हर टाइम जो भी हम लोग कैथेटर यूज़ कर रहे हैं उसे क्या करना है, उसे डिस्पोज कर देना है, ठीक है। ये नहीं कि एक कैथेटर यूज़ किया हम लोगों ने इस पेशेंट पे और सेकेंड पेशेंट पे भी हम लोग क्या करें वही कैथेटर यूज़ कर दें, नहीं। हम लोग को दोनों पेशेंट पे क्या करना है, अलग अलग ही कैथेटर यूज़ करना है। अगर मान लेते हैं कि बिल्कुल कोई भी डिस्चार्ज नहीं निकलता है, ठीक है, कोई भी म्यूकस नहीं निकलता है या फिर स्टोर नहीं होता है, तो हाँ ये चीज़ कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं निकल रहा है तो फिर हम लोग उसको स्टेरिलाइज करके सेकेंड पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं। बट हमें जहाँ तक कोशिश यही करनी है कि एक कैथेटर हम लोगों को सक्शन डिवाइस में यूज़ करने के बाद, उसका डिस्चार्ज करने के बाद हमें उसको डिस्पोजल ही कर देना चाहिए, वो सेकेंड पेशेंट पे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि प्रिवेंशन हमें क्या क्या रखना चाहिए। डिस्पोजल सेक्शन कैथेटर, जो भी सेक्शन कैथेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज ही कर देना चाहिए। वॉश कंटेनर है उसको हमें वॉश करना चाहिए। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम लोगों के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए उसका भी यूज़ करना चाहिए। इसमें आते हैं हमारे ग्लव्स आ गए, ठीक है, और हमारा मास्क आ गया, ठीक है। इन सब का हमें यूज़ करके ही हम इस प्रोसीजर को करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा डिस्चार्ज निकलता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फिर आफ्टर प्रोसीजर यूज़ द हैंड वॉशिंग मेथड टू प्रिवेंट रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब हमारा प्रोसीजर क्या है वो कंप्लीट हो जाता है तो हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए, ठीक है। हैंड वॉशिंग हमारे जो स्टेप्स हम लोगों को पढ़ाए गए थे उन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके हमें साइंटिफिक मेथड से क्या करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करते हैं और किल करते हैं, जिससे हमें कोई हार्म नहीं होता है। ओके, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सक्शन डिवाइस, जो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सक्शन मशीन के बारे में पढ़ा।